नमस्कार। कभी कभी ना पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें बस एक ही दिन की अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़ के देखना होता है। तो आज हम 16 अप्रैल 2026 को यूरोप में हुई कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मिलकर कैसे एक ऐसे महाद्वीप की कहानी बताती है जो इस वक्त काफी दबाव में है। तो चलिए इसे और करीब से देखते हैं। दिन की शुरुआत यूक्रेन पर हुए रूसी हमलों की एक बहुत ही कठोर सच्चाई से होती है। रात भर जो हमले हुए उनमें 16 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये जो मानवीय कीमत है ना, यही उस दिन की घटनाओं की कहानी का एक इमोशनल बेस तैयार करती है। अब देखिए, ये जो बात है ना, ये काफी मायने रखती है। ये बयान यूरोपियन यूनियन के एक बहुत बड़े नेता का है और वो इसे बहुत तीखे शब्दों में कह रहे हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि इन हमलों को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और ये हमले कोई छोटे मोटे नहीं थे, इनका स्केल बहुत बड़ा था। लगभग 700 ड्रोन और 19 बैलिस्टिक मिसाइलें। इनसे कीव, ओडेसा और नीप्रो जैसे बड़े शहरों को टारगेट किया गया। तो समझ लीजिए, ये एक बड़ा सोचा समझा हमला था। तो ठीक है, हमले तो हो गए, लेकिन इसके तुरंत बाद पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जवाब भी उतना ही मजबूत था। उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि रूस पर जो प्रतिबंध लगे हैं उनमें ढील देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, दबाव बना रहना चाहिए। और यूरोपियन यूनियन ने भी फौरन यूक्रेन की बात का समर्थन किया। उन्होंने ये कन्फर्म किया कि रूस पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की उनकी कमिटमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। इससे ये भी साफ हो गया कि इस मुद्दे पर यूरोप एक साथ खड़ा है। चलिए अब इस कहानी का एंगल थोड़ा बदलते हैं। युद्ध से हटकर अब हम यूरोपियन यूनियन के अंदर जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है उस पर आते हैं। और इसकी शुरुआत होती है हंगरी में हुए एक बहुत बड़े बदलाव से। ये खबर वाकई बहुत बड़ी है। सोचिए, 16 साल से जो विक्टर ऑर्बान सत्ता में थे, उनका शासन अब खत्म हो गया है। ये हंगरी और ईयू के साथ उसके रिश्तों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि ऑर्बान अक्सर ईयू की नीतियों के खिलाफ ही जाते थे। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है। एक तरफ ऑर्बान थे जिन्होंने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो का लोन रोक दिया था, और दूसरी तरफ है नए प्रधानमंत्री मग्यार, जो ईयू के साथ रिश्ते सुधारने का वादा कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब ये है कि यूक्रेन को मिलने वाली मदद का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, 17 अरब यूरो। इतने सारे पैसे ईयू ने हंगरी के लिए रोक रखे हैं। तो जाहिर है नई सरकार के लिए इन पैसों को हासिल करना पहली प्राथमिकता होगी, और ऐसा करने के लिए उन्हें ईयू की बातों से सहमत होना पड़ेगा। तो ये एक मजबूत वजह है कि वो अपनी दिशा बदलना चाहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी लहर पर। देखते हैं कि कैसे अटलांटिक के पार यानी अमेरिका से आने वाला दबाव भी यूरोप के नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते में एक जबरदस्त गिरावट आई है। मजेदार बात यह है कि सिर्फ 6 महीने पहले ट्रंप उनकी तारीफ कर रहे थे और अब वो खुलेआम उनकी आलोचना कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आजकल पॉलिटिकल दोस्ती कितनी नाजुक हो सकती है। और ट्रंप का ये तीखा बयान तब आया जब मेलोनी ने उनके कुछ बयानों की आलोचना की थी। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये एक गहरी पर्सनल और पब्लिक दरार बन गई है, और इससे अटलांटिक के दोनों पार सहयोग और भी मुश्किल हो जाता है। तो अब देखिए, युद्ध का दबाव, अंदरूनी राजनीतिक बदलाव और बाहर के देशों के साथ बिगड़ते रिश्ते, ये सब मिलकर यूरोप को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचे। और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन का ये जो बयान है, ये इन्हीं बढ़ते खतरों का सीधा जवाब है। इसमें एक नई तरह की अर्जेंसी दिखती है कि अब यूरोप को अपनी रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। ईयू और नेटो के नेता इन चुनौतियों से निपटने के लिए और पूरे महाद्वीप की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ठोस कदमों पर बात कर रहे हैं। इसमें बेहतर तालमेल, ज्यादा डिफेंस प्रोडक्शन और यूक्रेन के लिए बिना शर्त सपोर्ट शामिल है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, ये सारी घटनाएं जो अलग अलग लग रही थी, यूक्रेन पर हमला, हंगरी का चुनाव, इटली अमेरिका का तनाव, ये सब असल में एक ही कहानी के हिस्से हैं।
ये सब मिलकर दिखाते हैं कि आज यूरोप किन दबावों से गुजर रहा है। और हम इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे यूरोप इन मुश्किल चुनौतियों से निपट रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि भविष्य में एकता का मतलब क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले महीनों और सालों में ही मिलेगा।